हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के लेक्चर में हम लोग टेंथ का रियल नंबर चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है सबके लिए यूजफुल है, जो सीबीएसई बोर्ड में भी हैं, यूपी बोर्ड में भी हैं और आईसीएसई बोर्ड में भी हैं। तो तीनों के लिए काम करेगा ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, एक्चुअली रियल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, ये सारे नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें एक वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होगा अभी, लेमा। LEMMA, लेमा बोलते हैं इसको हम लोग। ये वर्ड अभी इंट्रोड्यूस होगा आपको। तो इससे रिलेटेड 3 तरह के वर्ड्स हैं। पहला, एक तो ये खुद हो गया लेमा, एंड देन थ्योरम, एंड देन कोरोलरी। ये वर्ड आपने कभी ना कभी सुने होंगे, नहीं सुने तो आगे आप लोग सुनेंगे जरूर। लेमा, थ्योरम एंड कोरोलरी। नो डाउट लेमा और थ्योरम तो आपने सुनी होगी डेफिनेटली। कोरोलरी हो सकता है आपने नहीं सुनी हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेमा क्या है, थ्योरम क्या है और कोरोलरी क्या है। इसका सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं है कि ये सिलेबस में पूछा जाएगा आपके, बट फॉर इंफॉर्मेशन हम लोग इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लेमा वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं और उसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाए। जैसे मैं लेमा का यूज करूंगा थ्योरम प्रूव करने के लिए। लेमा से थ्योरम प्रूफ होती है, यानी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए किसी ना किसी एक स्टेटमेंट की हेल्प पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड द लेमा। ये तीनों स्टेटमेंट प्रूफ किए जाते हैं। लेमा भी प्रूफ की जा सकती है, थ्योरम भी प्रूफ करी जाती है और कोरोलरी भी प्रूफ करी जाती है। ठीक है, और थ्योरम का यूज जब हम करते हैं किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कोरोलरी। क्या कहलाती है? कोरोलरी। बड़ा सिंपल सा है। लेमा गिव्स यू थ्योरम, थ्योरम गिव्स यू कोरोलरी, सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला आर्टिकल देखते हैं क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हो सकता है सभी बोर्ड्स में ना हो, आई थिंक शायद यूपी बोर्ड में नहीं होगा ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये है क्या एक्चुअली? हम लोगों ने डिवीजन बहुत किया है। जैसे मैं डिवाइड करूं किसी नंबर्स को, मान लीजिए मैंने यहां पर 27 लिया और इसको 5 से डिवाइड करा, तो 5 5 5 जा 25 एंड रिमाइंडर विल बी 2। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर, एंड दिस इज डिविडेंड, एंड दिस इज कोशिएंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, उसको जब आप देखेंगे तो एक्चुअली में वो यही लिखा होगा जो अभी स्टेट करने वाले हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? ठीक है, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, two positive integers, then there exist unique whole numbers q and r such that, किस तरह से हो सकते हैं ये क्यू एंड आर? ये जो मैं सिंबल्स यहां पर ले रहा हूं क्यू एंड आर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं कि आपको यही सिंबल यूज करने हैं। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि अगर आपके पास में कोई दो ही इंटीजर हैं, ए एंड बी, पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यूनिक होंगे होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, किस तरह से होनी चाहिए? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ये एक्चुअली लिखा क्या इस पे? हम लोग
एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। और इसमें आर पे कंडीशन होती है। आर पे कंडीशन क्या है आपकी, कि जो आर है वो आपका लेस देन बी होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो आर है आपका 0 हो सकता है, बट बी से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर इक्वलिटी का यूज नहीं किया, इक्वलिटी का यूज सिर्फ 0 पर किया गया, यानी आर 0 के बराबर हो सकता है और आर हमेशा बी से छोटा रहने वाला है। ये स्टेटमेंट देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इसको जब एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो हम लोग बहुत छोटे से करते आ रहे हैं चीज, बस इसको स्टेटमेंट के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 27 इज डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आया था मेरा 25 एंड रिमाइंडर आया था 2। रिमाइंडर मेरा क्या था 2, और इस पार्ट को मैंने बोला था कोशिएंट एंड इसको बोला गया था डिविडेंड और इसको बोला गया था डिवाइजर। डिवाइजर क्लियर है। तो बेसिकली अगर हमने डिवीजन किया है, इसको वेरीफाई कैसे करते थे, तो वेरीफाई करने का तरीका होता था कि ये जो बीच वाला नंबर है आपका डिविडेंड, इसको एक तरफ रखिए 27, और जिससे आपने डिवाइड किया था यानी कि डिवाइजर दैट इज 5, तो 5 इंटू, और आपका क्वेश्चन कितना आया था 5, दैट इज 5, उससे मल्टीप्लाई कराते थे और रिमाइंडर को ऐड कर देते थे। क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो रिमाइंडर कितना है आपका 2 है। नाउ वेरीफाई, 5 5 जा 25 प्लस 2 यानी कि 27। अगर ऐसा होता था तो हम बोल देते थे हमारा डिवीजन सही है। ये कुछ वही सिखाने की हमको कोशिश कर रहा है, ठीक है। बस इसने कुछ टर्म्स बताए हमको कि उन पर कुछ कंडीशंस है और उनको हम लोगों को ध्यान रखना। तो यहां पर ये एक्चुअली लिखा वही है, देखिए इसको दूसरे फॉर्म में हम लिख भी सकते हैं यहां पर, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो क्यू और आर लिए गए कुछ इसी तरह से लिए गए ताकि कोशिएंट का क्यू आपको याद रहे और रिमाइंडर का आपको आर याद रहे, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बड़ा सिंपल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है आपका, ठीक है। इस पर जैसे मैंने वो एग्जांपल किया वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और जैसे मैं एग्जांपल इससे लेता हूं कि क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 डिवाइडेड बाय 73। क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 gives 34 h quotient and 23 as remainder। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, हमको नंबर ढूंढना है जिसको डिवाइड करा गया था। तो देखिए यहां पर एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया 73 से, और वो आपको 34 दे रहा है क्वोशिएंट एंड 23 एज अ रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट आपका कितना है 23, रिमाइंडर कितना है आपका, सॉरी 73 गिव्स 34 एज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 34 है आपका, रिमाइंडर है आपका 23, और जिससे डिवाइड किया गया डिवाइडेड बाई, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर कितना है आपका और 73 कह रहा नंबर बताइए। तो बचा कौन इसमें, डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको डिविडेंड फाइंड करना कुल मिलाकर, डिविडेंड, ये आपका क्वेश्चन वही फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपको फाइंड करना है, जो वैल्यू पता है पुट कीजिए। डिवाइजर की वैल्यू है 73 इंटू क्वोशिएंट की वैल्यू है आपकी 34 और रिमाइंडर आपका कितना है 23। पहले इनको मल्टीप्लाई कराइएगा, जो आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका यूज बहुत होता है क्वेश्चंस में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है।
शॉर्ट में इसको FTA लिखते हैं, FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA। ये क्या कहता है भाई, जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे, ठीक है, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ 12, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम है और ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें। 2 डिवाइड कर सकता है 12 को, 3 भी डिवाइड कर सकता है 12। ये इसके क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। और अगर इनका ऑर्डर ना हम चेंज करें, मतलब इस 3 को यहाँ लिखें 2 को वहाँ लिखें, इन पर कोई कंडीशन ना हो, तो ये जो होते हैं ना ये यूनिक होते हैं, मतलब इसके अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल, सॉरी और प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है इसी स्टेटमेंट को ये स्टेट करता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, कि ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in a product of primes, यूनिकली, ठीक है, if order doesn't matter। मतलब अगर ऑर्डर की बात ना करें, तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिकली, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 12 लिया था, एग्जाम्पल पे 12 लिया गया था, 12 2 इंटू 2 इंटू 3। और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 69 ले लिया मैंने, तो 3 इंटू 23, 3 भी प्राइम 23 भी प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए आप, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो वो कैसा होगा, यूनिकली होगा। उनके ऑर्डर की बात ना करी जाए, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ यूनिक कब होगा, जब उसके ऑर्डर की बात नहीं की जाए। अगर किसी ने बोल दिया ऑर्डर मैटर करेगा, तो फिर ये बदल जाएंगे, क्योंकि 2 को यहाँ रख देगा, 3 को यहाँ रख देगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, ऑर्डर इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब बोला जा रहा है यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका काफी यूज है, फंडामेंटल थ्योरम का, हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज काफी देखेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या बताया मैंने अभी, कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं आपके। जैसे 12 आपका कंपोजिट नंबर है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, इसको 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 12 डिवाइड करता है। कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, इसको तो 6 फैक्टर है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ आपका। इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 प्लस 13, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको आपको करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपको बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं इसको, ये कंपोजिट है या नहीं है। यहां लिख देते सो दैट इट इज कंपोजिट नंबर, लिख देते हैं यहां पर। चलिए क्वेश्चन हमारा ये सॉल्यूशन, 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या 13 कॉमन दिख रहा है दोनों से, 13 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 5 इंटू 11 55, और यहाँ 13 बन जाए 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 56। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 7 8 जा 56। तो ये जो नंबर है इट शोज here number have more than 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर है भाई, 13 हो गया, 7 हो गया, मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत क्लियर है, कंपोजिट नंबर,
ठीक है, आसान सा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो दो से ज्यादा फैक्टर रखे वो कह रहा, सो कीजिए कंपोजिट, आपको दिखाना होगा कि इसमें दो से ज्यादा फैक्टर हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 13 का कॉमन करा, तो यहाँ बचेगा 11 इंटू 5 दैट इज 55, 13 बन जाता 13, तो यहाँ पे बचेगा 1, 13 इंटू 56, इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 इंटू 7 इंटू 8, और 8 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने में काम चल जाता आपका, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना दिखाना है, आप कैसे भी दिखा दीजिए कि इसमें दो फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर हैं, देन इट विल बी कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट फोर टू द पावर n will never end with 0 for any natural number n। कह रहा है क्वेश्चन ये है कि आपका प्रूव दैट 4 टू द पावर n विल नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कहने का ये है कि जब आप 4 की पावर n को सॉल्व करें किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, जैसे 4 की पावर में 1 करूं कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 करूं कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करूं कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करूं कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 256 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कहने का ही कि, और इसमें यही आने वाला है, हमें कभी 4 आएगा लास्ट में, कभी 6 आएगा, कभी 4 आएगा, मतलब लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए, किसी भी n के लिए लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। वो कह रहा है ये प्रूफ कीजिए, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए किसी नंबर में अगर 0 आ रहा है लास्ट में, जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा 30, इसके फैक्टर कीजिए जरा क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर है, लास्ट में कितना है 0, यहाँ क्या आया 2 आया है और 5 आया है, 40 कर लीजिए यहाँ पर आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर भी 2 और 5 आया। ठीक है, इसके बाद में कोई भी नंबर लीजिए जिसमें 0 हो लास्ट में, 70 कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 इंटू 7 35 इंटू 2 70, यहाँ पर भी 5 और 2 आए हैं, 100 कर लीजिए भाई, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 5 इंटू 5, यहाँ पर भी 2 और 5 आया है। अगर आप ध्यान से देखें कि जिन नंबर्स के भी लास्ट में 0 आएगा उनमें हमेशा 2 एंड 5 ऑलवेज रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, बिना 2 और 5 के प्रेजेंट बिना हुए वो 0 बना ही नहीं सकता, क्योंकि 5 2 जा 10, यही मिलकर के 0 देते हैं लास्ट में, तो इनका फैक्टर होना कंपलसरी है, यानी कि ये दोनों प्रेजेंट होंगे ही होंगे उस पर। तो यहां पर भी हमें वही दिखाना है कि यहां पर या तो दोनों मिसिंग है, या तो 2 और 5 दोनों नहीं है इसके फैक्टर में, या 2 है तो 5 नहीं है, या 5 है तो 2 नहीं, मतलब किसी को मिसिंग दिखाना है 2 और 5 में से। चलिए, तो 4 टू द पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर n, पावर का ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, दैट इज 2 टू द पावर 2n। क्लियर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2 को 2n टाइम मल्टीप्लाई किया गया ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 2 2n टाइम, कोई भी n ले लीजिए आप। तो मतलब कहने का यहां पर क्या है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहा है, यहां पर 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इसमें है नहीं। तो क्या 5 है इसमें, हमारी कंडीशन थी 5 की, तो 5 तो इसमें है नहीं, जब 5 है नहीं फैक्टर के फॉर्म में, और अभी हमने देखा कि अगर किसी नंबर्स को लास्ट में 0 लाना है तो उसमें 5 और 2 का फैक्टर होना कंपलसरी है। तो यहां पर देख सकते हैं हेयर 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, 2 is the only prime factor, 5 is not present, but for making 0 at the end we need 2, 5 as a factor, but here 5 is not the factor of 4 to the power n. So this implies 4 to the power n will never
एंड विद जीरो। ठीक है, बहुत क्लीन एंड क्लियर स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, तो ये आपका 4 टू द पावर n विल नेवर एंड विद जीरो, कभी जीरो पर खत्म नहीं होगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही एक आता है 6 टू द पावर n। ये क्वेश्चन आते हैं आपके 6 टू द पावर n, कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये भी जीरो पर खत्म नहीं होगा। तो सिमिलरली इसको भी करना है, इसके भी फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो 6 टू द पावर n क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है यहाँ पर? नहीं है, प्राइम फैक्टर। तो 5 का होना कंपल्सरी था, 2 है तो 5 नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये भी आपका 6 की पावर n भी कभी जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या है, और क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस ये थे आपके फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कुछ फैक्टर्स का यूज किया हम लोगों ने। तो जब भी फैक्टर्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एचसीएफ और एलसीएम आ जाता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या है? जो डिवाइड करे किसी नंबर को, और एलसीएम मल्टीपल यानी कि टेबल में आए उसकी। ठीक है, मैं यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो आपका बहुत बेसिक है। ठीक है, बट इसके जो क्वेश्चन है हम लोग वो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर एक, मान लीजिए आपके पास में दो नंबर हैं 18 एंड 24। ठीक है, 18 एंड 24। इसमें करना क्या हमको कि पहले मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ। चलिए इसी बहाने एचसीएफ निकाल भी देंगे। यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए ए आपका 18 है और बी आपका 24 है। यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। उससे बेहतर कि पहले मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ फिर फॉर्मूले पे आता हूँ। ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। 18 24 कितना आएगा यहाँ पर एचसीएफ? 2 9 और यहाँ पर 12, फिर 3 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये आया हमारा। क्या है? 2 3 जा 6। एक तो ये होता है मेथड हमारे पास में, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसके थ्रू एचसीएफ आ जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 18, 24, 6। जिसको ये समझ में नहीं आता वो अलग अलग कर सकता है। 18 के फैक्टर्स कर लें, 2 9 3 3 3 1। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 24 लिखते हैं। 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। 18 के फैक्टर्स क्या आए भाई आपके? 2 3 3। 24 के क्या फैक्टर हैं आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ वही लेते हैं। तो दोनों में कॉमन है ये 2, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 इंटू, फिर ये 3 कॉमन है आपका, तो 3। इसके अलावा कोई कुछ और भी कॉमन नहीं है इसमें, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एलसीएम भी यहीं से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एलसीएम में क्या किया जाता है कि जो कॉमन हो वो तो लिया ही जाता है, इसके अलावा जो बच जाए उसको भी उठा के रख लीजिए। मतलब कोई बचना नहीं चाहिए, एलसीएम भेदभाव नहीं करता। यहां देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम ऑफ 18, 24। जो कॉमन है 2 था, 3 2 जा 6 था, सॉरी 6 कह रहे हैं यहाँ पर, 3 था, 3 आ जाएगा। इसके अलावा कौन बचा यहाँ पर? इसका 3 बचा, इसका 2 बचा, इसका एक और 2 बचा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, दैट इज 72। एलसीएम कितना आया भाई आपका? 72 आया। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि जो एचसीएफ और एलसीएम आपका निकल के आया है, तो जरा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कराइए, क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है आपका? 6 और एलसीएम कितना है आपका? 72। कितना आएगा? 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, प्लस 1 43।
432। अब जरा इनका मल्टीप्लाई कराइए आप, ए इंटू बी, जिन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया था उनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हो जाएगा 24 इंटू 18, 18 4 जा 72, 7 बचेगा, 18 2 जा 36 प्लस 7 43। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई दो नंबर आपको गिवन है, ठीक है, उनका आपने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। आपके पास में दो नंबर थे ए एंड बी, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया और उनका प्रोडक्ट कराया गया, तो वो ए इंटू बी के बराबर है। ठीक है, तो मैं जो अगला नोट लगाने वाला हूं वो यही है कि ठीक है, नोट ये है HCF of A comma B into LCM of A comma B is equal to A into B। और वही वाला एग्जांपल आप यहां पर कर भी लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस होते हैं भैया आपके, इससे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इनकी मदद से। और एक चीज, वहां पर जो HCF आया था वो आया था 6 और LCM जो आया था आपका 72 आया था। क्या 6 72 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करेगा, 12 टाइम। तो एक स्टेटमेंट है कि HCF जो है वो LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। नोट, अगला नोट लगा लीजिए यहां पर, HCF डिवाइड्स LCM, HCF ऑफ A, B डिवाइड्स LCM ऑफ A, B। ठीक है, HCF जो है वो डिवाइड करता है LCM को। और ये जो मैं क्वेश्चंस जो भी थ्योरी करा रहा हूँ वो आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देनी, तो आप वहां से क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे। HCF डिवाइड्स LCM, ठीक है, याद रखिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जैसे इसका लेते हैं कुछ, जैसे कह रहा था HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स कितना है? HCF 23 है। एंड दे रहा LCM, LCM दे रखा है आपको 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, अगर उनमें से एक नंबर 161 है तो मान लेते हैं वो एक नंबर आपका A है 161 और दूसरा नंबर आप B मान लीजिए। लेट सेकेंड नंबर भी X मान लीजिए, चलिए ठीक है, X मान लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिए क्या आएगा। यहां पर HCF मालूम है आपको, LCM मालूम है आपको और A मालूम है आपको 161, एक नंबर आपको मालूम है। ठीक है, तो कह रहा है आप दूसरा नंबर बताइए, तो आपको यहां पर उल्टा है, LCM और LCM मालूम है आपको, नंबर्स निकालने हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये बात HCF, ये क्या कहता है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट, HCF और LCM का प्रोडक्ट 1449 किसके बराबर होगा? 1449 इंटू 23 किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट की जिनका आपने LCM और HCF निकाला है। तो 161 इंटू क्या होगा यहाँ पर? X, सेकेंड नंबर हमने क्या माना है? X माना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये 1449 इंटू 23 अपॉन 161 इक्वल में X। देखिए कुछ डिवीजन हो रहा है कि नहीं? ये डिवाइड हो जाएगा आपका 23 1 जा 23, 23 7 जा 7 टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा और फिर इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 7 2 जा 14, 0 एंड 7 7 जा 49। तो X कितना आ गया आपका? 207। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा आपका? 207। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करा हमने। अभी ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन है आपका, इससे थ्योरी और रिलेटेड एग्जांपल्स में करता हूं। एक प्रॉपर क्वेश्चन का ही लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें आपके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर, सॉरी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 129, which divides 129 and 545, leaving remainder 3 and 5 respectively. ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्चुअली में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये एचसीएफ और एलसीएम के बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं आपके। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब आप हाईएस्ट समझ रहे हैं, हाईएस्ट वर्ड आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, हाईएस्ट। तुरंत दिमाग में जाना चाहिए आपका, एचसीएफ से काम होगा यहाँ पर। विच डिवाइड्स, हाईएस्ट है, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने वाले को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। पता चल गया क्या निकालना पड़ेगा इसमें, हाईएस्ट फैक्टर, जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो कॉमन वर्ड मिल गया। दैट क्लियरली पता चल गया कि इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, बट कुछ कंडीशंस है इसमें। लीविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है जब हम उससे डिवाइड करें तो इन नंबर्स में 3 और 5 रिमाइंडर बचना चाहिए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में पहले एलिमेंट आए बाद वाले भी उसी ऑर्डर में रखे जाएंगे। जैसे 120 के लिए पहला 3 हो जाएगा, 545 के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जब उससे इनको डिवाइड करो तो रिमाइंडर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए अगर मैं किसी डिवीजन से जिससे आप डिवाइड करें वो रिमाइंडर में उससे हटा दूं, फॉर एग्जांपल 2, अब ये 2 में इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 27 - 2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, अब 5 इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम इसी का यूज करने वाले हैं। वो एक्चुअली में क्या क्या रहा है, इस तरह क्वेश्चन, ये पैटर्न है क्वेश्चंस के, एक इस तरह क्वेश्चन आएगा, अगला दूसरी तरह होगा, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हम लोगों को। तो ये देखिए रिमाइंडर कह रहा है इतना बचेगा, 129 के लिए 3 और 5 के लिए 545। तो ठीक है, यहां पर पहले हम लोग इनका रिमाइंडर इनसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 129 - 3 कितना आ जाएगा, 126। 545 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, 540। क्लियर है, ये दो नंबर आ गए। अब इनका निकाल लेंगे हम लोग एचसीएफ। क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इनको नहीं करेगा कंप्लीटली डिवाइड। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इनको डिवाइड करने पर ही तो रिमाइंडर 3 और 5 आ रहा है। इसका मतलब 3 और 5 उस नंबर में क्या है, एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर कब बचता है, जब उसमें जिससे डिवाइजर से ज्यादा एक्स्ट्रा हो, उसमें 3, 5, मतलब डिवाइजर जितने टाइम डिवाइड कर सकता है उससे भी कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो उसको हटा देते हैं। पहले हटा दिया 126 and 540। चलिए अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। यहां से मैंने एक एक वर्ड बताया कि लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, विच डिवाइड्स यानी कि फैक्टर, और दोनों को डिवाइड कर दैट मींस कॉमन। तो एचसीएफ निकाला सीधा सा। तो 126 के फैक्टर कर लेते हैं, 2, 6, 3, यहां से 3, 21, 3, 7, 7, 1, यहां से 540 क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से किसका निकालो, 126 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 × 3 × 7, 540 के 2, 27, 0, 2, तो यहां से हो जाएगा 2, 1, 3, 5। ठीक है, फिर यहां से कौन डिवाइड करेगा इसको, 3, 4, 5, फिर 3, तो ये हो जाएगा आपका 15, फिर यहां से आपका 3, 5, फिर 5। तो इसके जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 3, 1, 2, 3 and 5। अब देखिए यहां पर कौन कॉमन है, 2 है कॉमन, तो एचसीएफ ऑफ 126 and 540, एचसीएफ ऑफ 126 and 540, तो 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, इनटू 3, एक 3 यहाँ का 3 आ जाएगा। जो कॉमन है सिर्फ वही लेते हैं, एक 3 यहाँ पर भी, इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, यहाँ 7 है, वहाँ 7 है भी नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 2, 3, 6, 3, 18। क्लियर है,
तो 18 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर आपका 3 और 5 आएगा। करके देखिएगा, रिमाइंडर इनको डिवाइड करने पर 3 और 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और हैं पीडीएफ में, तो वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझको बताइएगा, मैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर एक्चुअली में ऐसे नंबर्स, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर q जीरो ना हो, और जो p और q है वो इंटीजर होनी चाहिए। p अपॉन क्यू टाइप के हो, q जीरो ना हो, और p जो और q है वे आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए, आर इंटीजर्स। ये क्या कहलाएगा? आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है। तो डेसिमल फॉर्म जो होता है इसका, रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो कैसा होता है? या तो टर्मिनेटेड होगा, टर्मिनेटेड, इधर टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। कैसा होगा? रिपीट कर रहा हो। जिनको नहीं याद है मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कुछ ले लूँ एग्जाम्पल, आपका रेशनल नंबर जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 26/5। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 2 जा 10 आया, आंसर आ जाएगा 5.2। क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही कोई एग्जांपल है, और ये रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे ही 10/3 ले लूँ मैं, ये भी रेशनल नंबर है। इसको डिवाइड करते हैं, 3 10, 3 3 जा 9, 1.033 जा 9 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1। ये चलता रहेगा ऐसे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 3.3333 एंड सो ऑन। देखिए ये टर्मिनेट हो गया, अच्छी बात है। ये टर्मिनेट नहीं हुआ, बट ये क्या है? एलिमेंट सॉरी नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है आपका 3333। ऐसे नहीं कि यहाँ 3 इसलिए 3 आया, यहाँ मतलब जो भी आएगा वो रिपीट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म का। तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो होता है, इसको 9th में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या है आपका कि 10/3 जो इसका डेसिमल फॉर्म है, या तो टर्मिनेट करेगा, कर गया, एक एग्जांपल ये रहा इसका। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ये रहा आपका। ठीक है, चलिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे वो कैसे हो सकते हैं? चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं इस पे कि अगर हमको विदाउट डिवीजन ये मालूम करना हो कि इसका जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बिना डिवीजन के। अभी जो हमने देखा वो डिवीजन के साथ देखा था, अब बिना डिवीजन के चेक करना। तो देखिए p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर होगा इस टाइप का। p और q जो क्या है आपके, वो आर इंटीजर, इंटीजर्स। तो पहले आप इनको सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिएगा। रेशनल नंबर का सिंपल फॉर्म क्या होता है कि अगर p एंड q का HCF ऑफ p, q 1 है तो वो आपके सिंपल फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको रेशनल नंबर का, जहां पर आपका HCF p और q का 1 आ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि अगला कॉन्सेप्ट ये आपको कि आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट अच्छा है, बहुत यूजफुल है। कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आपका रेशनल नंबर, और नहीं तो पहले बना लीजिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद ये चेक कीजिए कि जो q है आपका डिनोमिनेटर, वो क्या आपका इस फॉर्मेट का है कि नहीं है। 2 to the power m एंड 5 to the power n, ओनली इसी फॉर्म को होना चाहिए।
अगर ऐसा है देन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होगा आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज इफ q is not equal to type of 2 to the power n 5 to the power n, then it is non terminating but repeating, non terminating repeating, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। क्लियर है इतना आपका? चलिए इसको देखते हैं, फिर इसको एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा इसका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ कुछ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया 8/5, आंसर कितना आएगा मेरा? 1.6, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया 7/2, कितना आ जाएगा मेरा? 3.5, ये भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ और ले लिया, सपोज कुछ ऐसा लेते हैं जो 16/10, कितना आ जाएगा? 1.6। फिर इसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 93 क्या ले लें यहाँ पर 30, एक ऐसा ले लिया मैंने जो आपका इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 से 90 और वहां बचेगा 3 आपका, तो 1 वहां से 31, 3.1 आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए यहां पर अगर हम देखें, मैंने बोला था ओनली इस फॉर्म को होना चाहिए, क्यों सर ये तो नहीं है, इसमें सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखें तो 5 × 1 लिखा है, 5 को 5 × 1 लिखा जा सकता है, 5 × 1 यानी 5 × 2 की पावर 0, और 0 होल नंबर में आता है। और ये जो m और n है ये आपके होल नंबर होने चाहिए, m और n जो है वो आपके होल नंबर होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो क्या 5 × 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है? ये एक्चुअली में उसी फॉर्मेट का ही है, पावर इसकी 1 है, तो 8/5 टर्मिनेटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। 7/2 इसमें भी 5 टू दी पावर 0 लगा सकते हैं, वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? टर्मिनेटिंग है ये भी। यहाँ पर 16/10 ये तो एग्जैक्टली दिख रहा है 2 × 5 टाइप का, तो ये कितना हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। अच्छा इन सब में अगर आप ध्यान से देखें, ये कैसा आपका 2 टू दी पावर 5, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कन्वर्ट कर लेते हैं इसको? सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर एक गड़बड़ हुई, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 8/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको चेक करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करके चेक करना होता है। यहाँ पर 8/5, तो यहाँ से ये 5 × 2 टू दी पावर 0 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यह आंसर क्या है? 1.6 आया आपका। यहाँ पर 93/30 लिखा हो, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी डिवाइड हो सकता है। 3 3 9 3 1 3 10। अगर कोई रेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है किसी कॉमन नंबर से, तो वो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, और एचसीएफ किसी का 1 होने का मतलब है कि उसका और कोई फैक्टर अब है नहीं जिससे आप उन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर आपका है 31/10। अब 10 को आप लिख लीजिए 2 × 5 टाइप का, 2 × 5 टाइप का है ये, तो 10 को जब 2 × 5 टाइप लिखा तो इसी फॉर्मेट में आ गया। और अगर इस फॉर्मेट का है तो टर्मिनेटिंग है, और एक्चुअली में आंसर भी देखिए 3.1 आ रहा है, दैट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर तो सिंपल, इसके पहले भी हमने ऐसे, हाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बनाया गया है, उसके बाद चेक करा गया है, उसके पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम बिना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए। क्यू को देख करके आप ये मत बोल दीजिएगा कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगा आपका। 32 × 5, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 93/30 को अगर आप देखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5, जबकि ये है टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर क्या है आपका 3 फैक्टर आ रहे हैं, 2 × 3, यहाँ सिर्फ 2 ही होने चाहिए, 2 और 5, तो 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। बट ये अभी है कहाँ? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद चेक करेंगे कि ये इसमें ये वाले फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप पहले उनको कंप्लीट डिवाइड करके देख लीजिए कि वो आप किसी और से डिवाइड तो नहीं हो रहे, उसके बाद चेक कीजिए, ठीक है। तो ये था इसका रेशनल नंबर चेक करने का तरीका, डेसिमल फॉर्म चेक करने का तरीका है एक्चुअली ये, बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल ले लूं, 121 2 टू दी पावर 3, ठीक है, 3 × 5 टू दी पावर 2, ये बोलोगे। बताना है आपको कि इसका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए ये तो अच्छी बात है
अच्छा, क्या कोई इसको डिवाइड करेगा? कोई नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी किसी का फैक्टर नहीं, यानी कि ये प्योर आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तब आप उस रूल को फॉलो कर लीजिए। 2 और 5, इसके अलावा 3 भी तो है आपका, और ये लिखा भी एक्चुअली एचसीएफ इसका 1 ही आएगा। आप अगर ध्यान से देखें इनमें से, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, यानी इन दोनों नंबरों का अगर आप एचसीएफ निकालें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 1 आएगा। ये किसी और से डिवाइड होने वाले हैं नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए, तब हमको चेक करना है कि 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा ना हो, तो 3 आ रहा है। सो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। क्या आते हैं आपके? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्लियर है? इर्रेशनल नंबर देखिए क्या है। जो रेशनल ना हो वो इर्रेशनल है। क्या है? जो रेशनल ना हो वो क्यों? वो आपके इर्रेशनल कहलाएंगे। तो जो नंबर आपके पी बाई क्यू फॉर्मेट में ना लिखे जाए, कैन नॉट बी रिटेन in the form of p by q, p and q are integer। ठीक है, ये हो गया। इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है, डेसिमल फॉर्म, इस पे इतना टाइम दे नहीं रहे क्योंकि एक्चुअली सब 9th में कवर हो चुका है आपका। तो डेसिमल फॉर्म जो होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर जो नॉन टर्मिनेटिंग था रेशनल में, वो रिपीटिंग के साथ में था। यहां पर एलिमेंट रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल में ले लूं यहां पर 0.12 012 0012 00012 0000012 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। यहां पर देखिए आप, खत्म भी नहीं हो रहा और चलता चला जा रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा √2, √3, √5, √6, √7, ये सारे क्या होते हैं? आपके इर्रेशनल होते हैं। और मोस्ट जनरल अगर मैं इसमें लिखना चाहूं, तो ऐसे सारे इस तरह के नंबर m, जो m क्या है यहां पर आपका? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर। m कोई पॉजिटिव इंटीजर है आपका। ठीक है, m क्या है आपका? कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकले, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। नंबर m जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। यहां पर आप ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर रूट निकालें कंप्लीटली नहीं निकलेगा, 3 का निकालेंगे नहीं निकलेगा। जैसे √4 करें तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका? जो 4 है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है आपका? 4 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया है। तो ये आपका रेशनल नंबर होता है। बट 3, 5, 6, 7 ये आपके, इनमें अगर रूट लगा दें तो ये आपका इर्रेशनल बना देता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बड़े आसान सा क्वेश्चन है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। √2, √3 एग्जाम में प्रूफ करने को आता है। थ्योरम, थ्योरम कह रहा प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्या कह रहा है? इर्रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह के √3, √5, √7 वगैरह भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो जो इसका पैटर्न है, डिक्टो आपको वही करना, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। √2 की जगह जब √3 पूछ दे तो इसी प्रोसेस में आप 2 जहां जहां दिखे वहां 3 लगा दीजिए, इसी प्रोसेस में जहां जहां 2 दिखे वहां वहां 5 लगा दीजिए। सेम प्रोसेस है एग्जैक्टली। चलिए, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे करने वाले प्रूफ। इसके पहले मैंने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताई थी, FTA। ठीक है, वो क्या था आपका? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्राइम प्रोडक्ट यूनिकली। ठीक है, इसके पहले एक और थ्योरम हमको बतानी पड़ेगी जो यहां पर यूज होगी आपके, उसको पहले कर लेते हैं।
इसको बाद में करते हैं, क्योंकि उसका भूल गया मैं उसको बताना। थ्योरम फर्स्ट पहले, और कोई थ्योरम डाल लीजिए आप, ठीक है। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर इफ p इज अ प्राइम नंबर and a b any positive integer and p divides a square, then p also divides a। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर आपने कर रखा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर, एग्जांपल क्या रहेगा मेरे यहां पर, एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर मैंने 3 ले ली, और 3 डिवाइड कर रहा है आपका किसको डिवाइड कर रहा है आपका, मान लीजिए 81 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 81 को डिवाइड कर रहा है 3। तो जब 3 81 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ चेक करते हैं क्या इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9 स्क्वायर, बिल्कुल। तो अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है यानी 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो, ठीक है। ये था इसका मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। इसको अगर प्रूफ करना चाहें हम, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, छोटा सा प्रूफ है, भूल गया था एग्जैक्टली इसको पहले बताना मैं। तो इसका प्रूफ देखिए क्या है, यहां पर मान लेते हैं कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर such that p divides a स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर हम a को एक पॉजिटिव नंबर मान के चले, तो अगर कोई भी नंबर है हमारे पास में, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। सिंस एवरी पॉजिटिव नंबर्स can be written as the product of prime, यहां पर मैंने जनरल बोल दिया एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने वर्ड कंपोजिट वर्ड मेंशन नहीं किया, ठीक है। कोई भी नंबर लीजिए आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पर आप देखिए a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं लेट a बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn। इनमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 12 लिखूं तो 12 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। देखिए रिपीट कर रहा है, तो कोई हो सकता है रिपीट कर रहा है ना भी कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर लिख देंगे p1 p2 p3 pn आर प्राइम नंबर। क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, ये प्राइम नंबर है आपके। तो देखिए यहां पर a इज इक्वल टू p1 p2 p3 pn है, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिल जाएगा हमको, a स्क्वायर इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर एंड सो ऑन pn स्क्वायर। हम जानते हैं कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हम ऐसा लेके ही चलें, सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो इन्हीं में से किसी एक का प्राइम फैक्टर होगा,
समझने की कोशिश कीजिएगा। जो p है, अगर p किसी को डिवाइड करता है तो p उसका एक फैक्टर हो गया, क्लियर है। और अगर ये लिखा हुआ है यहां पर, ये भी तो प्राइम फैक्टर ही लिखे हुए हैं, p1 p2 p3 pn, ये होगा तो इन्हीं में से किसी एक में से, ठीक है। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता है कि p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, और a स्क्वायर के फैक्टर आप देखिए p1 p2 p3 pn है, और यही फैक्टर किसके हैं आपके, a के भी हैं। जो फैक्टर इसके हैं वही फैक्टर इसके भी हैं, तो p a स्क्वायर का ही तो कोई एक फैक्टर है, यहां से ये प्रूफ किया है हमने। तो जो अभी यहां से देखें तो जो a स्क्वायर है और ये जो a है, जो a के फैक्टर है वही a स्क्वायर के फैक्टर हैं। तो इसका मतलब p a स्क्वायर का एक फैक्टर है, ये इंप्लाइज करता है कि p किसका फैक्टर होगा, p a का भी कोई एक फैक्टर होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है हमारा कि this also implies p is a factor of, p is a prime factor of a also, क्लियर है, ठीक है। p क्या है आपका, एक फैक्टर है, किसका, a का भी। अगर फैक्टर है तो डिवाइड भी करेगा, p डिवाइड्स a, सिंपल। चलिए इसके बाद हम देखते हैं वो जो प्रूफ करने वाले थे, √2 √3 √5 वगैरह वगैरह। तो √2 पहला है हमारा, प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो प्रूफ देखिए इसको, बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका प्रूफ का जो प्रोसीजर है वही सबके लिए यूज करना है, सिर्फ नंबर बस चेंज होगा। तो ये कह रहा है प्रूफ कीजिए इर्रेशनल है, हम मान के चलते हैं कि ये इर्रेशनल नहीं है, रेशनल है। लेट √2 बी और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चल रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, और रेशनल नंबर है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम उल्टा लेके चल रहे हैं, रेशनल है और ये रेशनल लेके चल तो रहे हैं, और यहां पर बिल्कुल मैथमेटिकली हम लोग सही चलेंगे भी, और लास्ट में दिखा देंगे कि ये रेशनल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहां से हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये इर्रेशनल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर करोगे तो आप 2 हो जाएगा, और p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो p स्क्वायर है कुछ नंबर होगा, यहां पर देखिए उस q स्क्वायर इंटू 2, ये कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे फैक्टराइजेशन लिखा गया है, उसका फैक्टराइजेशन हो, q स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2 क्या है, p स्क्वायर का एक फैक्टर बन जाएगा। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, 2 क्या कर रहा, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 p को भी तो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p। अभी जस्ट इसके पहले ये थ्योरम करी है हम लोगों ने कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इंटीजर नंबर के स्क्वायर को, तो वो प्राइम उस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा जिसका आपने स्क्वायर किया। तो देखिए 2p को, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलिए, तो 2p को डिवाइड कर रहा है, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है यानी कि 2p का एक फैक्टर हो गया, और अगर 2p का एक फैक्टर है तो जो p के फैक्टराइजेशन किए जाएंगे, नाउ यहां लिख सकते हैं, नाउ p कैन बी रिटेन एज कैसे, p इज इक्वल टू 2 इंटू एन, एन क्या कोई होगा, नंबर होगा आपका n, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, होगा कुछ, हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है भाई। यहां से समझिएगा 2 डिवाइड्स p,
टू जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर हो गया। जैसे मैं यहाँ पर लिख लूँ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। यहाँ पर 2 इंटू 6, 2 क्या 12 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। कितने टाइम करेगा? 6 टाइम करेगा। 2 6, तो हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया। ऐसे ही मान लेते हैं 2 अगर फैक्टर है तो 2 इसको डिवाइड कर रहा होगा। कितने टाइम कर रहा होगा हमें नहीं पता, हमने मान लिया n टाइम डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, n टाइम डिवाइड कर रहा होगा, तो वही लिखा मैंने यहाँ पर p इज इक्वल टू 2n। नाउ बोथ साइड का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये जो है 2 डिवाइड्स p, इसको मार्क कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर। कितना है? p स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए p स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसकी जगह 2q स्क्वायर रखो और इक्वल में 4n स्क्वायर है। ठीक है, 2 2 जा 4, यहां से आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एन स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एन स्क्वायर, यानी कि 2 अब इसका फैक्टर हो गया। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, ये इंप्लाइज करेगा 2 डिवाइड्स q। देखिए यहां से दो चीजें मिली हमको, 2 डिवाइड्स q और 2 डिवाइड्स p, यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड करता है। बट हम कंडीशन क्या लेके चले थे शुरुआत में? HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होना ही नहीं चाहिए। बट यहां पर देखिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 2। ये तो इस जो हम लेट करके चले थे, जो हमारी एजम्पशन थी वो तो हमारी रॉन्ग है। इसका क्या मतलब है? तो हम तो एजम्पशन करके चले थे ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो ये हो गया कंट्राडिक्शन। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग कंट्राडिक्शन। मतलब जब हम कोई चीज मान के चलते हैं और उसको हम गलत प्रूफ कर दें, तो जो हमारी एजम्पशन थी हमने उसको गलत प्रूफ कर दिया। और यहाँ पर जो प्रोसीजर वो देखिए पूरा सही है, ऐसा नहीं कि कहीं गलत जबरदस्ती लेके गए, सारा मैथमेटिकली सही किया। और लास्ट में क्या निकला है कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से ये 2 जो है p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और ये अलाउ नहीं करता है ऐसा। तो यहां से कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस HCF, तो यहां पर लिखेंगे पहले हेयर 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। ठीक है, बट इन आवर एजम्पशन, बट HCF ऑफ p कॉमा q क्या था? 1 था। ये लेट किया, यहां पर लेके चल रहे थे हम लोग। ठीक है, हमारी एजम्पशन में था। सो इट इज अ कंट्राडिक्शन, सो इट इज अ कंट्राडिक्शन एज, किस चीज का कंट्राडिक्शन है? एज √2 इज रेशनल। दिस इंप्लाइज √2 क्या है आपका? इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल। ठीक है, सिंपल सा है। √2 और √3 √5, यहां पर जहां जहां 2 है वहां 5 लगाई, 3 लगाई, आपका एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होने वाला है। इसके पहले जो थ्योरम करी थी उसका बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट्स हम लोगों के पास में, जैसे नोट कि अगर a आपका कोई रेशनल नंबर है, √b इरेशनल है, तो a प्लस √b भी इरेशनल होगा। देन a प्लस b, a प्लस √b इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर मैं छोटा 2 प्लस √3, 2 भी इरेशनल, √3 इरेशनल, तो ये कैसा होगा? इरेशनल होगा। इसका प्रूफ बड़ा आसान है, हम इसको जैसे लेट कर लें कि लेट a प्लस √b इज रेशनल। हमने इसको रेशनल मान लिया, तो अगर ये रेशनल है तो इसको p प्लस q के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मान लीजिए रूट बी और इसको ए को इस तरफ लेके आइए तो हो जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस ए। एक्चुअली ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल करते हैं तो क्या आएगा, रेशनल आएगा आपका, और ये तो इरेशनल है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक इरेशनल और रेशनल बराबर हो जाए ना? सो ये कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ पर, कंट्राडिक्शन। एक्चुअली मैंने इसका कंप्लीट प्रूफ पीडीएफ में दे रखा है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझा, बहुत छोटा सा प्रूफ था तो मैंने बड़ा इजीली समझा दिया इसको यहाँ पर। कंट्राडिक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी रूट बी आपका इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है, इरेशनल। ठीक है, ऐसे ही ना, अगर जैसे मान लीजिए आपका एक ए रेशनल है और रूट बी इरेशनल है, तब आपका ए रूट बी जो होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। ए रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू लेट कर लें कि इरेशनल है, लेट पी बाई क्यू। इसको इस तरफ ले जाइए, सॉरी इसको इस तरफ लाइए, ए को रूट बी पी अपॉन क्यू, यहां इनटू में ए। ये भी रेशनल था आपका, रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल ही होने वाला है आपका। ठीक है, तो ये रेशनल और ये इरेशनल, कंट्राडिक्शन कभी हो ही नहीं सकता बराबर आपस में, तो हमारा ए रूट बी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखी, जिसमें कंपोजिट नंबर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं प्राइम, वो भी यूनिकली। ठीक है, उसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम देखा, रेशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर देखा। इरेशनल नंबर में हम लोगों ने रूट 2 को प्रूफ किया कि ये आपका प्राइम सॉरी इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से रूट 3 रूट 5 एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने प्रूफ करी, सारे प्रूफ पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है या पीडीएफ में आपको कोई क्वेश्चन या प्रूफ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझको कमेंट करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और रही बात इसके क्वेश्चंस की, वैसे तो मैंने इसमें जो भी थ्योरी पढ़ाई उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस दिए हैं सारे और कराए भी हैं, बट इसके और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।